जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने चल रहे हैं। आज हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल अर्थात जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग गॉस के प्रमेय को भी डिस्कस करेंगे। गॉस का प्रमेय, इन दोनों टॉपिकों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनसे संबंधित जो सवालें हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए बात करने चल रहे हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, विद्युत फ्लक्स जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये है कि सपोज करिए कोई एक आवेश है, तो उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक अपना एरिया होता है जहाँ तक ये आवेश क्या करता है, अपने असर या प्रभाव को दिखाने का काम करता है। तो बेसिकली उसी एरिया को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि ये जो आवेश इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता कैसे है, तो ये माना जाता है कि इस आवेश से क्या होता है, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जिनको हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और यही काल्पनिक रेखाएं इस आवेश के चारों तरफ जितनी दूरी तक फैलती हैं, माना जाता है कि उतनी दूरी तक क्या करती हैं, ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, मतलब इस आवेश से जो काल्पनिक रेखाएं निकलकर जितने दूर तक फैलने का काम करती हैं उतनी दूर तक इस आवेश का क्या होता है, एरिया बनता है। और उसी एरिया यानी उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो बेसिकली विद्युत बल रेखाओं के माध्यम से होता है। ठीक ना। तो आइए हम लोग अब हम बात करने चल रहे हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। मान लीजिए सपोज करिए ये कोई इधर कोई एक आवेश है और यहाँ से क्या हो रही, बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं निकल रही हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक ना। अब इसी एक्चुअली देखिए, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं दरअसल ये इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ मान लें, ठीक, ये सपोज करिए कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। मान लिया कि इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई सतह है, तो इस सतह से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकल के गुजरेंगी उन्हीं की दरअसल संख्या ही बेसिकली विद्युत फ्लक्स है। तो अगर विद्युत फ्लक्स की अच्छी तरीके से अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, सपोज करिए जो विद्युत बल रेखाएं दरअसल ये विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग बेसिकली विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी कि विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, विद्युत फ्लक्स दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। देखिए, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स उसे कहते हैं जो विद्युत बल रेखाएं इस सतह में प्रवेश करती हैं उन्हें हम लोग ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इस सतह से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, निर्गत होती हैं, उन्हें हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद करूंगा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको बेसिकली फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का सदिश रूप में। ठीक ना। बाकी आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, जो ये होता है बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो इसकी बनावट है दरअसल इसी तरह, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ए की जगह पे ई है और बी की जगह पे ए है। तो अगर इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं तो हम इसको किस रूप में बदल सकते हैं, तो हम इसको किस रूप में बदल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक ना, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र, ए का मतलब है सतह का क्षेत्रफल, ए का मतलब जो यहाँ पे पृष्ठ यानी जो सतह उसका एरिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा दरअसल ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये जो सतह है इसमें जो एरिया वेक्टर, देखिए एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश जिसको हम लोग कहते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कोई सतह है, मान लीजिए ये मेरा हाथ क्या है, एक सतह है, इस सतह से लंबवत होकर जाने वाले सदिश को हम लोग बेसिकली क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के संपूर्ण सतह से लंबवत होकर गुजरने वाले सदिश को यानी वेक्टर को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो मान लीजिए कि
ये देखिए ये कोई सतह है, दरअसल विद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं और सतह कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें इसके एरिया वेक्टर की तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर बनेगा। तो ये सतह का क्षेत्रफल सदिश है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मतलब यही है कि सतह के क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण। अभी अगर प्रेजेंट टाइम इधर देखें तो यहाँ पे देखिए विद्युत बल रेखाएं भी इधर जा रही और एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में। तो अगर हम बात करें दोनों के बीच कोण कितना बनेगा तो वो 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हम इधर इस मतलब सतह के, जैसे सपोज करिए ये सतह है इस तरीके से, तो अगर हम इधर लेंगे, इधर अगर एरिया वेक्टर लेते हैं तो उनके बीच जो कोण बनेगा दोनों के बीच वो 0 डिग्री बनेगा। अगर मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं उधर जा रही है और हम एरिया वेक्टर इधर लेते हैं, इधर साइड अपोजिट साइड में, तो जो कोण बनेगा थीटा वो 180 डिग्री बनेगा। तो हालांकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग मतलब आप नॉर्मली जानते रहिए, ठीक ना। तो ये हो गए इसके फार्मूले पे। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, देखिए विद्युत जो फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ से हम इसके मात्रक की बात करेंगे। देखिए ई का मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। और यहाँ ए का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक होता है किसका, विद्युत फ्लक्स का। तो उम्मीद करूँगा विद्युत फ्लक्स क्या है आपको मेरी बात, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस ने क्या बताया था। गॉस ने दरअसल एक बात ये बताई, जिससे उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई ये 3D सरफेस है। 3D सरफेस में आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन, शंकु, ये सब क्या होते हैं 3D सरफेस होते हैं, 3D। और दरअसल जो 3D सरफेस होते हैं उन्हीं को बेसिकली हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कोई ये सपोज करिए कोई एक गोला है और इस गोले पे कहीं भी हम अगर कोई एक आवेश क्यू रख रहे हैं, ठीक ना। ये सपोज करिए कोई 3D सरफेस है, कोई 3D मतलब मान के चलिए गोला है, उस गोले के अंदर हमने क्या किया, कोई क्यू आवेश रखा। अब आपने भी अभी जस्ट आपने जाना कि कोई आवेश होता है तो वहाँ से क्या होती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। क्या होती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जिनको हम लोग बेसिकली विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो गॉस ने ये बताया कि अगर मान लीजिए कोई बंद सतह है, यानी 3D सरफेस, देखिए जो 3D सरफेस होता है उसी को बेसिकली हम लोग बंद सतह भी कहते हैं या फिर उसको गॉसियन सतह भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बंद सतह है, अगर उस बंद सतह के अंदर कोई आवेश क्यू रख दिया जाए तो इस बंद सतह से कुल कितनी विद्युत बल रेखाएं, अर्थात कह सकते हैं कितने फ्लक्स यहाँ से गुजरेंगे, इसी को बताने के लिए गॉस ने अपना प्रमेय दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर इनके गॉस के प्रमेय की बात करें तो इनमें ऐसे कहते हैं गॉस के प्रमेय, गॉस के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हालांकि इतनी टफ लैंग्वेज में इन्होंने बताया जो कि थोड़ा कम समझ में आता है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई ये बंद सतह है, बंद सतह में आप गोला, शंकु, बेलन कोई भी कुछ ले सकते हैं, घन, घनाभ, ठीक ना। तो मैंने क्या लिया, गोला लिया है। तो ये एक बंद सतह है, इस बंद सतह में हमने क्या किया, क्यू आवेश एक रखा। तो हमको ये पता करना है कि इस बंद सतह से कितनी विद्युत बल रेखाएं या फिर कह सकते हैं कितने विद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजरेंगे, इसको अगर हमें पता करना है तो गॉस ने ये कहा कि जो यहाँ पे इस बंद सतह से जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, इसमें इस गोले के अंदर जो आवेश है, आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि इस बंद सतह से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो विद्युत फ्लक्स इसमें जो आवेश रखा है उस आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होगा। तो अगर इसको और सिस्टमेटिक तरीके से हल करें तो यहाँ पे फाई बराबर, देखिए क्यू का अर्थ होता है गुणा और 1/ε0, इसमें गुणा करेंगे तो फाइनली फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो ये बेसिकली फार्मूला हो जाता है किसका, गॉस के प्रमेय में विद्युत फ्लक्स का। तो बेसिकली जो गॉस का प्रमेय होता है वो बंद सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए गॉस का प्रमेय है।
तो उम्मीद करूँगा गॉस का प्रमेय और विद्युत फ्लक्स क्या है ये बात आपको समझ में आई होगी। हालांकि गॉस का प्रमेय विद्युत फ्लक्स से संबंधित इन्होंने बताया था। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग जो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो ध्यान से समझना है, देखिए ध्यान से। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक घन है, ठीक, ये क्या है, घन है। ये घन है, ठीक, ये घन है और इसमें इसका जो भुजा है वो सभी 10, मतलब घन में भुजाएं सेम होती हैं तो 10 सेंटीमीटर सब होंगे। हालांकि यहाँ पे जो ये भुजा का मान दिया है इसका कोई मतलब नहीं है सवाल में, ठीक है। ये है, मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक घन है और इसमें एक आवेश, मतलब आवेश रखा है यहाँ पे Q, और उसका मान कितना दिया, 17.7 पीको कूलाम, ठीक ना। ये है, तब कह रहे घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात समझिए, जैसे अगर सवाल में ये बोला होता कि इस घन के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताइए, तो अगर गॉस ने जो बताया था दरअसल वो संपूर्ण, मतलब बताया था कि कोई भी अगर बंद सतह है तो उसके संपूर्ण सतह से होकर फ्लक्स कितना निकलेगा, तो उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये दिया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें घन में, तो घन में दरअसल 6 फलक होते हैं। तो जैसे अगर हम संपूर्ण की बात करेंगे, यानी संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, तब ये फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर सवाल में ये कहे कि घन के हर एक सतह, नहीं कह सकते, या फिर देखिए ऐसे भी कह सकता है कि घन के प्रत्येक सतह से, या तो कह सकता है कि घन के एक सतह से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताइए। तो एक सतह की जब बात करेगा तब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 से भाग करना है, ठीक ना। हालांकि ये पूरी सतह का है, लेकिन अगर एक सतह की बात करेंगे तो हमको 6 से क्या करना, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, Q का मान, Q का मान कितना दिया है, 17.7 पीको कूलाम, ठीक। देखिए Q बराबर यहाँ हो जाएगा 17.7 गुड़े, देखिए पीको जो होता है ना, पीको का मतलब 10, जैसे माइक्रो होता है, नैनो होता है, ठीक ना, जैसे फर्मी होता है, तो उसी तरीके से पीको होता है। पीको का मतलब होता है 10 के घाते माइनस का 12, और इतना ही क्या हो जाएगा, कूलाम। अब यहाँ लिखेंगे घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। घन के प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो फाइनली यहाँ से देखिए Q की बात करेंगे तो ये जाएगा 17.7 गुणे 10 के घाते माइनस का 12 बटे 6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस का 12, ये कैंसिल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते, ठीक ना। तो इसका देखिए दशमलव हटा लीजिए, 885 दुनिया 1770 होता है, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3। तो फाइनली फाई ई बराबर हम बात करें तो हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3, 1/3, और फ्लक्स है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली इसका क्या होगा, ये मान होगा, मतलब एक सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए यहाँ पे अगर कम समझ में आया तो समझिए, देखिए Q का मान 17.7, उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, गुणे 10 घाते माइनस 12 और 6, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान हमने 10 घाते माइनस 12, 10 घाते माइनस 12 को कैंसिल किया, फिर दशमलव, क्योंकि दशमलव बाद 2 लोग, इधर दशमलव बाद 2 लोग हट जाएंगे। 885 दुनिया 1770 होता है, 2 बार गया, 2 तिहाई 6, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो फाइनली 1/3 आएगा, और न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, मात्रक होगा। उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आई होगी। आइए हम लोग
अगले प्रश्न पर बात करेंगे और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। फिर उसके बाद कह रहे बिंदु आवेश चिन्ह सहित मान क्या है। एक्चुअली देखिए सवाल में ये बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे भी मैंने एक बात बताई कि बंद सतह या 3D सतह, या उसी का नाम मैंने बताया था गॉसियन सतह। तो यहाँ पे बोला है सवाल में गॉसियन सतह। गॉसियन सतह का मतलब कोई बंद सतह है। अब उसका नाम नहीं लिया तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है भाई, त्रिज्या बोला है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो सकता है, वो गोला ही होगा फिर, ठीक ना, क्योंकि घन घनाभ में तो त्रिज्या होगी नहीं, ठीक ना। तो यानी हम गोला मान लेते हैं। तो यानी ये कह रहा कि कोई गोले के आकार में कोई चीज़ है। इसमें क्या है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित आवेश पृष्ठ से इतना फ्लक्स का मान। देखिए एक्चुअली यहाँ पे इस सतह से कह रहा फ्लक्स गुजर रहा है। तो यानी लिखेंगे सवाल में दिया है, क्या दिया है, इसमें फ्लक्स का मान फाई ई का जो मान दिया है वो दिया है -750 न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो सवाल वाला ये पूछ रहा है, पहला नंबर तो इसमें ये कह रहा है कि अगर इसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो उसमें जो फ्लक्स हो रहा है, गुजर रहा है, वो माइनस इतना है। अब सवाल वाला ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो ये 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हम 2 गुना कर दें, 2 गुना करने का मतलब उसकी त्रिज्या हम 20 सेंटीमीटर कर दें, अर्थात कहने करते कि जो गोला उसकी साइज को बढ़ा दें, तब कह रहा है कि इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मतलब बंद सतह है, उसमें से उस संपूर्ण सतह से जितना फ्लक्स गुजर रहा है उसके साइज को आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप उसके साइज को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उस आवेश से जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके साइज बढ़ाने से फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें जो जवाब लिखेंगे लिखेंगे यदि त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तब भी विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जो फ्लक्स पहले से निकल रहा तो वही निकलेगा। अर्थात फ्लक्स यानी फाई -750 न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर ही होगा। ये इसका जवाब है, पहले की बात। इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि अगर ठीक है फिर उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए त्रिज्या 2 गुना कर दिया गया तब फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। अब इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो आवेश है उसका मान क्या होगा। तो आवेश की बात कर रहे हैं तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा दे रहे हैं इसको। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश का मान। तो हमें इसको सेकंड नंबर लिख सकते हैं, क्यू। हमें क्या करना बताना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या बताना है, क्यू। तो इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा फाई ई बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। अब इसका मान कितना दिया है, -750 गुणे इसका मान 8.85 गुणे 10 के घाते -12 बराबर ये क्या हो जाएगा इधर, क्यू। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, जब ये 750 गुणा 8.85 से करेंगे तो इसका जो मान आएगा इधर लिख देते हैं, ये आएगा Q बराबर, ये आएगा 6640, ठीक, 6640
गुणे 10 के घाते माइनस, यहाँ पे चलिए दशमलव के बाद हमने 0 लगा लिया, और 10 घाते माइनस का 12। देखिए चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, बाकी अगर आप चाहते हैं तो दशमलव को यहाँ लाएंगे, क्योंकि जो बुक में आंसर दिया है दशमलव का 1 2 3 अंक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6.64। अब 3 अंक इधर आएगा तो यहाँ 3 घाते कम होगी माइनस में, तो हो जाएगा 9, और आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या कहना चाह रहा था, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 10 के घाते -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आइए समझते हैं। दरअसल ये कोई मान लीजिए घन है, सवाल में क्या बोला है, एक घन है। घन आप लोग जानते होंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये मान के चलिए क्या कोई एक घन है। अब इस घन, जिससे मान लीजिए घन इसका ये केंद्र है यहाँ कहीं, तो इस केंद्र पर एक आवेश रखा है। उस आवेश का जो मान है वो 10 के घाते 7 कूलाम दिया हुआ है। तो सवाल वाला जानना चाहता है कि इस जो बंद सतह यानी जो 3D सरफेस है, इससे संपूर्ण सतह यानी इसके पूरे बॉडी से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हालांकि यहाँ पे बंद सतह की बात आ गई, 3D सरफेस की बात आ गई, तो तुरंत हमें गॉस के प्रमेय को याद करना है। तो यहाँ पे आइए सवाल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है सवाल में, Q का मान कितना दिया है, 10 के घाते -7 कूलाम ये दे रखा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे इस पूरे मतलब इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करने के लिए कह रहा है। तो ये हमें निकालना है। तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, फाई ई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें फाई ई बराबर, तो देखिए Q का मान कितना दिया, 10 के घाते -7, और E का मान यहाँ लिख दे, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के घाते -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो हालांकि एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 8.85 गुणे 10 के घाते -12। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 10 घाते -5 बचेगा। तो फाइनली यहाँ से फाई ई बराबर जो होगा वो क्या होगा, 1/8.85 गुणे 10 के घाते -5, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 100/885, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के घाते +5, ठीक। अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 100 में भाग करेंगे 885 का, तो ये बेसिकली आने वाला है, फाई ई बराबर आएगा 0.113 गुणे 10 के घाते 5, इतना आएगा। मतलब जब 100 में हम लोग 885 से भाग करेंगे तो आएगा 0.113 गुणे 10 घाते 5, ठीक ना। अगर इस दशमलव का आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी, तो आप खैर कोई नहीं छोड़ सकते यहीं पे। बाकी अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक अभी मैंने बताया, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I + 4J + 7K कैप है में एक पृष्ठ A बराबर 10J रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए सवाल में यहाँ पे क्या दिया है, लिखेंगे सवाल में दिया है, यानी यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल है, दरअसल ये सदिश रूप में दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से दिया हुआ है वेक्टर ई बराबर कितना दिया हुआ है, 2I कैप + 4J कैप + 7K कैप, ये दे रखा है। और वेक्टर ए की बात करें तो ये दिया 10J कैप, ठीक ना, इतना ही दिया है।
इसमें विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए बोल रहा है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, चूँकि हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये होता है। अभी मैंने बताया था सदिश रूप वाला सूत्र। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डॉट 10j कैप। देखिए आप लोगों ने कक्षा 11 में दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़ा होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखिए इसका हम एक एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20i कैप डॉट j कैप प्लस, फिर इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा कितना 40j कैप डॉट j कैप प्लस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 70k कैप डॉट j कैप। और आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि जैसे i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप, इन सभी का मान क्या होता है 1 होता है। बाकी अगर जैसे सेम है, सेम चीज़ है तो डॉट में 1 होता है, अगर मतलब अलग अलग होता है तो 0 हो जाता है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर सीधा सीधा 20 गुणे इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे जो होगा 0 होगा, प्लस 40 गुणे इसका मान क्या होगा 1 प्लस 70 गुणे ये हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ से फाई ई बराबर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, हटा दीजिए 40 से करना 40 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ क्या बचेगा 40। अच्छा ये फ्लक्स है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगी बात समझ में आई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ा सकें अपने आप को। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें एक्चुअली ये बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्रफल के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो कह रहा है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है ये दिया, मतलब ये बताना है, सॉरी दिया नहीं, बताना है। तो समझिए ध्यान से, सवाल में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है। जैसे इसमें मान के चलिए कोई एक निश्चित आयतन का कोई पदार्थ है, तो मैंने मान लिया कि वो जो पदार्थ है वो गोले के आकार में है। ये सपोज करिए कोई एक पदार्थ है, यानी 3D बंद सतह है, और इस बंद सतह में इसमें क्या बोल रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र में भीतर जा रही हैं। भीतर का मतलब अंदर आ रही हैं। तो यानी यहाँ पे जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं यानी फ्लक्स रेखाएं हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4500। ये 4500 क्या कर रही हैं, एंट्री कर रही हैं। और इस बंद सतह के अंदर से भी कुछ विद्युत फ्लक्स रेखाएं कह सकते हैं, वो क्या कर रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। देखिए इधर जो अंदर की ओर आ रही है वो 4500 हैं, और जो अंदर से बाहर की ओर जा रही हैं वो कितनी है 2500। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि इस बंद सतह के अंदर आवेश कितना है। तो पहला नंबर एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे कुछ फ्लक्स रेखाएं जो है वो अंदर की ओर आ रही हैं, कुछ बाहर की ओर जा रही हैं। तो देखिए जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ इसमें क्या होंगे, कैंसिल होंगे। जैसे देखिए 4500 एंट्री कर रही हैं और 2500 बाहर जा रही है। तो ये मतलब ऊपर का 4500 नीचे का 2500, यानी सॉरी ऊपर का जो 4500 आ रहा है उसमें से 2500, नीचे जो जा रही 2500, ये क्या होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो नेट जो बनेगा, नेट जो फ्लक्स रेखाएं बचेगी वो 2000 बचेंगी। तो यानी हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, फाई निवेश। फाई निवेश का मतलब जो फ्लक्स रेखाएं हैं जो एंट्री कर रही, निवेश कर रही, उनका मान। तो फाई निवेश यानी निवेश वाली फ्लक्स रेखाएं कितनी हैं 4500, ठीक। और फाई निर्गत, निर्गत का मतलब यहाँ से निकल कितनी रही, कितनी फ्लक्स रेखाएं, तो वो 2500 निकल रही हैं। तो अगर हम कहें नेट फ्लक्स यानी फाई ई की हम बात करें, तो ये जो निवेश हो रही है मतलब जिनकी मात्रा ज़्यादा उनमें से छोटे वाले को करना है। तो यानी फाई निवेश माइनस फाई निर्गत, यानी इस माइनस इसलिए करें क्योंकि ये क्या है अपोजिट में, और एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगी, हटा देंगी। तो यानी सीधा सीधा यहाँ से फाई बराबर कितना बचेगा, देखिए निवेश में कितना है, निवेश मतलब एंट्री 4500 है और निर्गत बाहर कितनी जा रही है 2500।
तो अगर घटाएंगे तो सीधे सीधे ये कितना आएगा, ये 2000 आएगा। ठीक, यानी फाई ई का मान कितना आ जाएगा, 2000। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, आवेश क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्यू की बात करें तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अगर हमको क्यू निकालना है तो क्यू बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर फाई ई का मान कितना दिया है 2000 गुड़े एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुड़े 10 के घाते माइनस का 12। ठीक, तो अब देखिए 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 को लिख सकते हैं 2 गुड़े 10 के घाते 3, और ये हो जाएगा इंटू में 8.85 5 गुड़े 10 के घाते माइनस का, सॉरी यहाँ पे 12 होगा। ठीक, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.70, मतलब इस 2 को गुड़े इसमें करेंगे तो आएगा 17.70 गुड़े 10 घाते माइनस का 12 और यहाँ प्लस का 3, कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस का 9। सॉरी यहाँ पे फाई ई नहीं होगा, यहाँ क्यू होगा। ठीक, तो ये और यहाँ पे कुलाम होगा। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो आवेश का मान पूछा था फाइनली ये हो जाएगा।